हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EDU अपडेट। आज मैं बात करने वाला हूँ NRI कोटा के बारे में। मुझे पिछले कुछ वीडियोस में सेम कमेंट्स रिपीट हो रहे थे कि सर NRI कोटे के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज का वीडियो हमारा टोटली डेडिकेटेड है NRI कोटा के थ्रू एडमिशन्स के प्रोसेस के लिए। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी अब्रॉड नहीं जाना होगा NRI कोटे के अंडर एडमिशन लेने के लिए। आप बिंदास होकर पूरा वीडियो देखिए और आप समझिए, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कुछ मौका है एडमिशन लेने का तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो और इंडिया के अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज के हमारी ये वीडियो में हम लोग सारे ही मेन टॉपिक्स कवर कर लेंगे, जो कि सबसे शुरुआत होती है हमारी क्या होता है NRI कोटा, फिर किस तरीके से कौन कौन सी कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है NRI कोटा को, और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी सीट्स होती है हर कॉलेज में NRI कोटा के लिए, साथ ही साथ कितना टाइम फ़ीस पे करना पड़ता है हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। इस तरीके के सारे ही पॉइंट्स हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड गिव अ थम्स अप so that I'll be keep motivating myself to get you this kind of good stuffs in future as well. And yes, mainly comment down below if you have doubts regarding to this video in future as well, and along with that I would request you to please keep me suggesting the topics on which you want to discuss, so that I'll create a video for you and we'll discuss it out. So let's begin with the very first question, that is what is NRI quota? NRI quota क्या होता है? So in a very simple words, it is nothing but the reserved seats for non-resident Indian students in some government or private colleges which is having NRI quota. So ऐसे स्टूडेंट्स जो कि है इंडियंस ही बट कुछ समय से बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर मीन्स अदर देन इंडिया, और ऐसे स्टूडेंट्स जिसके माँ बाप बाहर के कंट्री में काम करते हैं बट ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ना अगर इंडिया में है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हर कॉलेजेस में कुछ अकाउंट होते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट्स के लिए दिए जाते हैं। So for this, NRI quota came into existence. So let's go towards the colleges which accept NRI quota. So there are top-notch colleges which having NRI quota. So चले चलते हैं, मैंने कुछ कॉलेजेस को लिस्ट आउट किया हो, जैसे कि JBIMS, IIFT, XLRI, देन NITs, IIITs। सो इस तरीके के सारे ही कॉलेजेस के अंदर में कुछ सीट्स रहती है, पर्टिकुलर सीट्स रहती है, कुछ परसेंटेज सीट रहती है, जैसे कि 5%, 10% कुछ सीट्स रहती है जो कि पर्टिकुलरली NRI कोटा के लिए दी जाती है। और ये सीट्स कम्प्लीटली प्रॉफिट बेस्ड सीट्स रहती है कॉलेजेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, बिकॉज अगर नॉर्मल स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन लेना भी चाहें, so he has to pay some extra amount from the normal fees. If we'll take an example of JBIMS, the normal candidate fees is around 6 lakh for a complete 2 years of course. While a student is going to take an admission via NRI quota, they have to pay 5 times of a normal fees, like 6 into 5, that is 30 lakh they have to pay for a complete 2 years of course. Just because he came via NRI quota, he has having some extra advantage, that is he need not to give any entrance examination like CAT, MAT, CMAT, CET, which other students have given. So which is the biggest difference between the normal and the NRI student, because of which student gets an extra privilege. Other than this, अगर हम लोग NRI कोटा की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर पेरेंट्स भी बाहर की कंट्री में जाके भी अगर अर्निंग्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंडियन करेंसी से ज़्यादा की करेंसी में कमा रहे हैं। सो फाइनेंशियली फैमिली डेफिनेटली स्टेबल रहती है। इस तरीके से कुछ सोच समझ कर ही इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया है, और हर कॉलेजेस के अंदर में कुछ सीट्स जो रखी है वो NRI कोटा के लिए रखी है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है NRI कोटा के अंदर एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिग्री चाहिए, जो कि आपने पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए उसका, और उसके अंदर आपको 50% मार्क्स के ऊपर का मार्क्स होना चाहिए। बस इतना सा ही है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती है, ना ही कोई आपका अदर देन
ग्रेजुएशन आपका कोई भी स्कोर देखा जाता है, तो बस यहाँ पे सिर्फ आपका एक ग्रेजुएशन का स्कोर देखा जाएगा जो कि 50% से अबव होना चाहिए। साथ ही साथ आपका वो मिनिमम ग्रेजुएशन 3 नहीं तो 4 इयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट। सो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं मेन इन कॉलेजेस में अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको नॉर्मल डीटीई का प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो कि कैप राउंड्स के थ्रू होता है। यहाँ पे कोई भी कैप राउंड्स नहीं होता है, बट आप लोगों को सबसे पहले जो 2 स्टेप्स रहती है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और एफसी सेंटर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको करनी कंपलसरी है। उसके बाद में आपको कोई कैप राउंड्स में फिल नहीं करना होता है, आपको डायरेक्टली कॉलेजेस को अप्रोच करना होता है। सो अगर आपके माइंड में कोई ऑलरेडी एक कॉलेज है तो उस कॉलेज के अंदर आपको डायरेक्टली जाना होगा और वहाँ से आपको प्रोसीजर पूछनी होगी। सबसे पहले चीज़ तो यही होती है कि नॉर्मल कैप राउंड के अंदर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। उस वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट हो गए, रिव्यू हो गए एफसी सेंटर से। सो एक बार आपको आपकी आईडी जनरेट हो गई, डीटीई कोड जनरेट हो गया, तो वो कोड लेके आपको अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ पे आपको एडमिशन की कंप्लीट प्रोसीजर फुलफिल करनी है। सो इसी तरीके से सिंपल सा प्रोसीजर होता है। हाँ, अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये एनआरआई कोटा से है, विदाउट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कुछ रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो सबसे पहला और सबसे बेसिक सर्टिफिकेट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ एनआरआई सर्टिफिकेट। अगर आप कुछ साल बाहर के कंट्रीज़ में पढ़ के आए हो तो आपके पास में डेफिनेटली होगा, बट अगर ये केस ऐसा है कि अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पेरेंट्स जो बाहर के कंट्री में काम करते हैं तो उनके पास में एनआरआई सर्टिफिकेट होगा। अगर उनके पास भी नहीं है तो आपके रियल ब्रदर या रियल सिस्टर बाहर के कंट्री में काम करते हैं तो उनके पास में होगा, या फिर अगर आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास में हो तो भी चल जाता है। या तो फिर अगर आप मैरिड हो और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो फिर आप अपने वाइफ के पेरेंट्स के पास में किसी के पास में है तो वहाँ से भी चल जाता है। आपको सिर्फ एक एनआरआई सर्टिफिकेट जुगाड़ करना है और वहाँ पे आपको सिंपली यही मेंशन करना है कि आपका जितना भी खर्चा है अपकमिंग, जो भी आप 2 ईयर का 3 ईयर का कोर्स करोगे, इंजीनियरिंग के बाद में कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, तो जो भी आप आगे का कोर्स करने वाले हो एज ए एनआरआई कोटा, आप जो भी आपका पैसे लगने वाले हैं वो सारा कुछ वो पे करने वाले हैं, आपको सिर्फ उन्हें गार्जियन डिक्लेयर करना है। सो इस तरीके से आप आसानी से ही एनआरआई कोटा की सीट पा सकते हो। सो सेकेंड डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ पासपोर्ट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट ऑफ अ कैंडिडेट, देन आपका 10th का मार्कशीट या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो उसका मार्कशीट, देन उसके बाद में 12th का मार्कशीट या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है तो उसका मार्कशीट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने चाहते हो तो फिर आपके पास में ग्रेजुएशन का या उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने कोई दिया है तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास में चाहिए। देन जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका रेसिडेंस ऑफ एनआरआई और उसका वीज़ा, वैलिड वीज़ा चाहिए उनका, जिसका आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पे देना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद में एफिडेविट ऑफ कैंडिडेट और स्पॉन्सर डिस्क्लोजिंग हिज फुल आइडेंटिटी, दैट इज़ फुल नेम, एज, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, पेरेंट्स और स्पॉन्सर। सो जो भी स्पॉन्सर करने वाला है आपका कंप्लीट हायर एजुकेशन, सो उनके थ्रू आपको एक एफिडेविट क्रिएट करना होगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट अपना आइडेंटिटी और उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा कि कौन और किस तरीके से आपके वो रिलेशन में लगते हैं। उसके बाद में प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, दैट इज़ ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स कॉपी, आईटी रिटर्न, कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर, जो भी आपका स्पॉन्सर करने वाला है उन लोगों का, उन पर्सन का ये सारा डिटेल आपको लगेगा। उसके बाद में प्रूफ ऑफ रेसिडेंस शोइंग मिनिमम 182 डेज ऑफ स्टे ऑफ स्पॉन्सर इन अब्रॉड फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ एडमिशन प्रायर टू द एडमिशन डेट। सो उनका एक प्रूफ लगेगा आपको कि आपके एडमिशन के पहले एटलीस्ट वो 182 डेज़ वो बाहर अब्रॉड में रहे हैं, अदर देन इंडिया रहे हैं, तो वो आपको प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में आपको एफिडेविट ऑफ फैमिली चार्ट ड्यूली साइंड बाय स्पॉन्सर मेकिंग क्लियर रिलेशनशिप। सो अगर कोई दूर का आपके रिलेशनशिप में है जो कि फॉरेन में वर्क करते हैं, जो कि फॉरेन में रहते हैं, या जो भी आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं, तो आपको एक क्लियर एक फैमिली चार्ट या फैमिली ट्री आपको डिज़ाइन करके ड्रॉ करके आपको बताना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप में लगते हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो आपके रिलेटिव हैं और आपको वो स्पॉन्सर करने वाले हैं। सो वो आपको लगेगा।
देखते हैं हमारे लास्ट 3 डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। जो सबसे पहला है उसमें से वो है ट्रू कॉपी ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट पासबुक। जो आपका पासबुक है, जो आपका स्पॉन्सर करने वाला है उनका पासबुक है, उसके अंदर का जो फर्स्ट पेज रहता है जिसके अंदर बैंक का कंप्लीट डिटेल दिया रहता है और जो पासबुक होल्डर रहता है उनका कंप्लीट डिटेल दिया रहता है, तो उसका आपको एक फ़ोटोकॉपी देना होगा यहाँ पे। साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ के जिसके अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो वो आपको एक फ़ोटोकॉपी देना होगा। सो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो हाँ वो रियली वहाँ पे रहते थे और वहाँ से उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली AIU इफ़ अ कैंडिडेट पास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फ्रॉम एब्रॉड। अगर स्टूडेंट है, अगर कैंडिडेट ने खुद ने बाहर से कोई एग्जामिनेशन किया है, जैसे ग्रेजुएशन अगर बाहर से किया है, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा इंडिया से। सो वो आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। साथ ही साथ लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ एक्सट्रैक्ट, मार्कशीट, देन पैन कार्ड, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ ऑल मेंबर्स शोन ऑन अ फैमिली ट्री चार्ट। अगर कोई स्पॉन्सर है जिससे आपका दूर का रिलेशन है और वो आपको हायर एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके साथ में जितने भी आपने फैमिली ट्री के अंदर में जितने भी लोगों का आपने मेंशन किए हो, जैसे कि अगर आप खुद का खर्चा उठा रहे हो, मीन्स आप खुद ही फॉरेन से आए हो अभी पढ़ के, तो आपको सिर्फ खुद का लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स करते थे, फॉरेन में वर्क करते हैं, तो फिर आपको सिर्फ आपका और आपका पेरेंट्स का लगेगा। अगर आपका ब्रदर करता है तो फिर सिर्फ आपका, आपके ब्रदर का और आपके पेरेंट्स का लगेगा। वैसे ही अगर आपका कोई दूर का रिलेटिव करता है तो वो किस तरीके से रिलेटिव होता है, तो उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो इस तरीके के आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आप सिंपली उसका एक बंच रेडी कीजिए और डायरेक्टली कॉलेज में अप्रोच कीजिए, आपका एडमिशन होना पक्का है। दोस्तों मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस के लिए लगते हैं, बट यही है गवर्नमेंट के नॉर्म्स। अगर आप इस कोटा से आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारे भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करवा लीजिएगा कि उनके लिए कोई एडिशनल प्रोसेस तो फॉलो नहीं करनी होती है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और सजेस्ट मी if any topic you want to discuss with me. So I'll make a video and I'll create it down. So subscribe the channel and like the video.